सुमित के सहाना के घर से जाने के बाद सहाना वैसे ही जमीन पर गिरी रही सुमित के मारने से। जैसे ही वह गया, सहाना की दोस्त दौड़कर सहाना के पास आई और उसे उठाया। वो ऐसा क्यों है? उसने तुम्हें क्यों मारा? सहाना ने कहा, मुझे उसकी अकड़ पसंद आई। वह पहला आदमी है जिसने मुझ पर हाथ उठाया। सहाना की दोस्त, जो उसके बारे में सब जानती है, ने कहा, क्या? सहाना ने कहा, हाथ उठाया मतलब मारा पागल? एक दोस्त ने पूछा। ओह, क्लियर करो, मुझे तुम्हारे बारे में नहीं पता क्या? सहाना ने कहा, पता है ना, चुप रहो। दूसरी दोस्त ने पूछा, तुमने कहा था कि तुम उसे आज अपने प्यार में गिरा दोगी, लेकिन उसने तुम्हें मारा और चला गया। सहाना गंभीरता से बोली, वह पहले हर दिन एक लड़की के साथ रात गुजारा करता था, लेकिन शादी के बाद वह बदल गया है। मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ, वह मेरी बात नहीं सुनता, लेकिन मैं हार मानने वाली नहीं हूँ। मुझे वह चाहिए। सहाना की दोस्त बोली, क्या तुमने कहा था कि विशाल ने तुम्हें सुमित को फंसाने के लिए कहा था, और अब तुम कह रही हो कि तुम्हें वह चाहिए? सहाना बोली, क्या मुझे वह करना चाहिए जो वह कहता है? वह सोचता है कि मैं एक भोली भाली हूँ, लेकिन उसे नहीं पता कि मुझे उसके बारे में सब कुछ पता है। वह सोचता है कि वह मुझे अपनी इच्छा अनुसार नचा सकता है। उसने स्टाइल से अपने बाल पीछे करते हुए कहा, लेकिन उसे मेरे बारे में कुछ नहीं पता, और एक कुटिल मुस्कान दी। लेकिन विशाल, तुम्हें उससे शादी करनी चाहिए। तुम्हारी पहले ही उससे सगाई हो चुकी है। सहाना की दोस्त ने कहा, हाँ, मैं शादी करूँगी, लेकिन जब तक शादी नहीं हो जाती तब तक मेरा जीवन मेरी मर्जी से चलेगा। वैसे भी मुझे अभी भी शादी करना पसंद नहीं है। मैंने अपने पिता के कारण इस शादी के लिए हाँ कहा। अब नहीं तो कभी न कभी मुझे किसी न किसी से शादी करनी ही पड़ेगी, तो तब तक मेरा जीवन मेरी मर्जी से चलेगा। सहाना ने कहा, लेकिन तुम विशाल को क्या कहोगी? उसने ही तो मुझे ऐसा अभिनय करने के लिए कहा है। उसके लिए यह एक नाटक है, लेकिन मुझे वह चाहिए। और फिर सहाना बोली, जब मैं उसे देखती हूँ तो उसकी चाल में अकड़, उसकी आंखों में अहंकार, उसकी निगाहों से ही वह लड़कियों के दिलों में हलचल मचा देता है। मैं उसके लिए उसकी पत्नी को भी हटा दूंगी और हमेशा के लिए उसकी पत्नी बन जाऊंगी। अगर वो मुझे नहीं मिला तो मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। उसने कहा, विशाल मौनी को पाने की योजना बना रहा है और सहाना सुमित को पाने की योजना बना रही है, और वे दोनों शादी करना चाहते हैं। दिन बीतते गए। फिर आज सुमित का बर्थडे है। आधी रात को 12 बजे सुमित गहरी नींद में था। मौनी धीरे से सुमित के पास गई और उसके कान में कहा, हैप्पी बर्थडे रामसी। सुमित थोड़ा मुस्कुराया और पूछा, थैंक यू। तुम्हें मेरा बर्थडे कैसे पता चला? उसने उसे गले लगाया। आंटी ने बताया, उठो और केक काटो। उसने कहा, क्या मैं कोई छोटा बच्चा हूँ जो केक काटने के लिए कह रही हो? सुमित ने कहा, प्लीज़ मेरे लिए राम जी। मौनी ने प्यारे अंदाज में कहा। सुमित बोला, तुम जानती हो कि मुझे कैसे पिघलाना है। तुम बहुत चालाक हो मौनी। मौनी ने कहा, तुम पिघल रहे हो या नहीं? केक पिघल रहा है, आओ। तो अब तुम्हारी सारी चिंता केक के लिए है? सुमित ने पूछा। मौनी हंसी और बोली, मतलब केक पिघल रहा है? ठीक है, चलो। सुमित उठा, आप बैठिए, मैं केक यहीं लाती हूँ। मौनी केक लेकर आई और उसे सुमित के सामने रख दिया। ये लीजिए राम जी, काटिए। उसने सुमित के हाथ में चाकू दिया। जैसे ही सुमित ने केक काटा, मौनी ने ताली बजाई और हैप्पी बर्थडे टू यू रामसी गाया। सुमित हंसा और केक काटकर मौनी के गले में हाथ डाला और उसे केक का एक टुकड़ा खिलाया। पहले आप खाइए राम जी। उसने सुमित को भी खिलाया। थैंक यू मेरी सोना। सुमित ने मौनी के माथे पर चूमा। मौनी बोली, राम जी ऐसे ही रहना। चलिए एक सेल्फी लेते हैं। मौनी ने अपने फ़ोन से दोनों की तस्वीरें ली। फिर लोहित ने सुमित को फ़ोन किया। 1 मिनट रुको, लोहित फ़ोन कर रहा है। उसने फ़ोन उठाया और हेलो कहा। हेलो, हैप्पी बर्थडे भैया। थैंक यू भाई, सुमित ने कहा। ये लो, मम्मी पापा बात करेंगे। कहते हुए लोहित ने फ़ोन को स्पीकर पर रख दिया। हेलो सुमित, जन्मदिन मुबारक हो बेटा। थैंक यू माँ, जन्मदिन मुबारक हो सुमित। श्रीकांत ने कहा। थैंक यू पिताजी। ठीक है बेटा, हमने तुम्हारी नींद में खलल डाला, अब सो जाओ। कहते हुए उन्होंने फ़ोन रख दिया। इधर मौनी केक खा रही थी। सुमित ने उसे देखकर कहा, अरे
यह केक तुमसे कोई नहीं छीन रहा है, थोड़ा धीरे खाओ। मौनी ने अपने गालों में केक भर लिया और कहा, आप मुझे बुरी नज़र लगा रहे राम जी। हाँ, मैं ही बुरी नज़र लगा रहा हूँ, लेकिन इधर आओ। सुमित ने उसके मुंह के चारों ओर लगे केक को टिश्यू से पोंछा और पूछा, अब ठीक है या और खाओगी? मौनी बोली, बस अब काफ़ी है, मैं इसे वापस फ्रिज में रख दूंगी और कल खाऊंगी। तुम्हें केक की इतनी लत लगी है, जाओ और इसे फ्रिज में रख दो। सुमित ने कहा, हाँ ठीक है। मौनी ने कहा और केक लेकर गई और उसे सावधानी से फ्रिज में रख दिया। मौनी बोली, लाइट बंद करके सो जाओ राम जी, हम सुबह फिर मंदिर जाएंगे। सुमित ने पूछा, क्यों? मौनी बोली, क्यों मतलब? क्या आप अपने बर्थडे पर मंदिर नहीं जाएंगे? ऐसा कुछ नहीं है, सुमित ने कहा और मौनी को अपने पास खींचा। हाँ ठीक है, आप मंदिर क्यों जाएंगे? आप पब जाते हैं और वहाँ पीकर नाचते होंगे। मौनी ने गुस्से से कहा, अरे क्या मैं अभी जा रहा हूँ? मैं अभी यहीं हूँ इसलिए नहीं गए, वरना आप हर दिन किसी और के साथ घूमते। सुमित बोला, क्यों तुम बीती बातों को याद दिला रही हो? मौनी बोली, क्या तुम्हारी महान उपलब्धियों के बारे में बताना भी गलत है? अब छोड़ भी दो, जब देखो तब तुम मुझे ताने मारती रहती हो। आपने जो काम किए हैं वे ऐसे ही है। ठीक है, लेकिन फिर सुमित ने मौनी को पीछे से आकर उसे गले लगाया और उसकी गर्दन पर अपने होठों से लिखते हुए पूछा, मेरे लिए कोई बर्थडे का गिफ्ट नहीं है? सुमित जो कर रहा था उससे मौनी छटपटा रही थी और दबी हुई आवाज़ में बोली, तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए? तुम मुझे अपने आप को दे सकती हो ना? सुमित ने कहा। मौनी को अपनी ओर घुमाया और प्यार से उसकी आंखों में देखा। मैंने कहा था ना, उसके लिए अभी समय है राम जी। हाँ, और कितने दिन ऐसे ही, सुमित ने प्यार से कहा। मौनी बोली, अभी और इंतज़ार करना होगा। सुमित बोला, और क्या, तुमने पहले ही मुझसे बहुत इंतज़ार करवाया है, अब और नहीं। मेरे बारे में भी थोड़ा सोचो, अपने पति को इस तरह रोज़ भूखा नहीं रखना चाहिए, पाप लगेगा। सुमित ने सख्ती से कहा। मौनी बोली, हाँ कोई बात नहीं, तुम मेरे लिए इंतज़ार कर सकते हो। सुमित बोला, अरे और कितने दिन ऐसे ही मुझे चिढ़ाओगी और तरपाओगी? मैं कब से इंतज़ार कर रहा हूँ कि कब यह सुंदरता मेरी होगी और तुम होगी। कुछ दिन और कहकर टालती जा रही हो। सुमित ने कहा। मौनी बोली, सुमित बोला, बताओ कब अपने करीब आने दोगी? राम जी, मुझे नींद आ रही है, तुम भी सो जाओ अब। सुमित बोला, और तुम जीवन भर ऐसे ही अकेली मरोगी, मुझे इतना इंतज़ार करवा रही हो। सुमित के गुस्से को देखकर मौनी हंसी और उसने अपनी उंगली उसके होठों पर रखी। बस करो, सो जाओ। सुमित ने बिना किसी दया के उसकी उंगली काट ली। अरे राम जी, आपने ऐसे क्यों काटा? मौनी ने अपनी उंगली को उप करते हुए झटक लिया। तुम्हारे लिए यही सज़ा ठीक है, सुमित ने कहा। ओह, तुम काटोगे तो मैं भी काटूंगी। और उसने सुमित के गाल पर काट लिया। ओह, यहाँ निशान पड़ जाएंगे, तो मैं बाहर कैसे जाऊँगा? सबको दिखेंगे, सिर्फ बातों से डराते हो। मौनी सुमित को कोसते हुए उसकी बाहों में सो गई। तुम कहती हो कुछ नहीं चाहिए और ऐसे अजगर की तरह चिपक कर सो रही हो, मेरा क्या होगा? सुमित ने कहा। लेकिन तब तक मौनी गहरी नींद में सो चुकी थी। कहती है कुछ नहीं चाहिए और ऐसे चिपक कर सो रही है, झूठी। सुमित मौनी को कोसते हुए आराम से सो गया। सुबह होते ही मौनी सुमित से पहले उठ गई, अच्छी तरह से साड़ी पहनी और तैयार हो गई और सबसे पहले पूजा घर साफ करके दिया जलाया। भगवान के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, भगवान उन्हें हमेशा खुश रखना, और बाहर आई। फिर उसने नाश्ता बनाया और कमरे में गई। जब मौनी अंदर गई तो सुमित अपना जिम पूरा करके फ्रेश होकर तैयार हो रहा था। क्या तुम तैयार हो? चलो मंदिर चलते हैं, मौनी ने कहा। सुमित आगे आया। सुमित ने डीओ स्प्रे करते हुए कहा, मुझे क्या, आपको अब क्या चाहिए? तुम ऐसे दिखावा मत करो जैसे तुम मेरी हर बात मानती हो, मुझे गुस्सा आ रहा है। सुमित की बातों पर मौनी ने अपना निचला होठ बाहर निकाला और सुमित की ओर प्यार से देखा। ऐसे देखकर मुझे लुभाने की कोशिश मत करो, समझी? उसने कहा। तो चलिए प्लीज़ मंदिर चलते हैं। ठीक है, चलो चलते हैं। सुमित मौनी से पहले नीचे चला गया। जाते हुए सुमित को देखकर मौनी मुस्कुराई और मन ही मन बोली, राम जी, मैंने इसी दिन के लिए इतने दिन इंतज़ार किया है। आप जो भी मांगेंगे
मैं ज़रूर दूंगी। और वह मन ही मन मुस्कुराने लगी। सुमित ने नीचे जाते हुए पुकारा, ओए आ रही हो? हाँ आ रही हूँ, मौनी ने कहा और नीचे चली गई। दोनों साथ में मंदिर गए। दोनों ने साथ में परिक्रमा की। सुमित के नाम पर पूजा करवाई और मंदिर को कुछ पैसे और एक चेक लिखकर वापस आ गए। लीजिए राम जी, मैंने आपके लिए खीर बनाई है, बताइए कैसी बनी है? मौनी ने सुमित को अपने हाथों से खिलाते हुए कहा। अच्छी है, तुम भी खाओ। दोनों ने एक साथ खाया। सुमित के खाने के बाद मौनी ने कहा, राम जी मैं आपके लिए नाश्ता लाती हूँ। अरे यह बहुत ज़्यादा हो गया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, दोपहर का खाना मैं ही आपके लिए लाऊंगी, ठीक है ना? मौनी ने पूछा। ठीक है, ध्यान से आना, मुझे देर हो रही है, मैं चलता हूँ। सुमित ने कहा। चलते नहीं, चलकर आता हूँ कहिए। मौनी ने कहा। हाँ ठीक है, चलकर आता हूँ, उसने कहा और मौनी के पास जाकर कहा, तुम इस साड़ी में बहुत सुंदर लग रही हो, और उसके गाल पर किस किया। राम जी आपको ऑफिस के लिए देर हो रही है, मौनी ने हंसते हुए कहा। चोरनी, तुम्हें कोई रोमांटिक सेंस नहीं है। पति इतना प्यार से पास आ रहा है और तुम ऑफिस जाने को कह रही हो। भगवान ने तुम्हें दिल नहीं दिया है। सुमित ने मौनी को डांटते हुए कहा और ऑफिस चला गया। मौनी सुमित के गुस्से को देखकर हंस रही थी और दोपहर के खाने के लिए क्या बनाना है यह सोचने लगी। सुमित गाड़ी चलाते हुए ऑफिस जा रहा था, तभी उसका फ़ोन बजा। उसने देखा कि लास्या का कॉल आ रहा है, इसलिए उसने फ़ोन को अनदेखा कर दिया। लास्या ने सुमित को 2-3 बार कॉल किया, लेकिन उसने फ़ोन नहीं उठाया, इसलिए वह चुप हो गई। लगभग लंच का समय हो रहा था, तभी लास्या बिना अनुमति के सुमित के कैबिन में आ गई। सुमित फिर भी अपना काम करता रहा। उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, क्योंकि वह जानता था कि लास्या आई है। सुमित, मुझसे बात नहीं करोगे? लास्या उसकी कुर्सी के पास जाकर बोली। सुमित बोला, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था लास्या, मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। तुम बार बार क्यों पूछ रही हो? क्या तुम मुझसे एक दोस्त की तरह भी बात नहीं कर सकते? मैंने तुम्हें कितनी बार कॉल किया, तुमने एक बार भी जवाब नहीं दिया। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो बेबी? लास्या ने दुखी होकर कहा। सुमित अपनी कुर्सी से उठकर खड़ा हो गया और कहा, देखो लास्या, तुमने ही कहा था कि शादी के बाद ये सब गलत है। मैंने भी ये सब छोड़ दिया है लास्या। अब मैं अपनी पत्नी के साथ बहुत खुश हूँ। मैं फिर से ऐसी कोई परेशानी नहीं लेना चाहता। सुमित ने कहा, मैं भी यही चाहती हूँ सुमित, तुम खुश रहो, तुम हमेशा खुश रहो बेबी। लेकिन क्या तुम मुझसे एक जान पहचान वाली लड़की की तरह भी बात नहीं कर सकते? आज तुम्हारा बर्थडे है, इसलिए मैं तुम्हें विश करने के लिए कॉल कर रही थी, लेकिन तुम मेरे कॉल को अनदेखा करते रहे। अगर तुम एक बार फ़ोन उठा लेते तो तुम्हें पता चल जाता कि मैंने क्यों कॉल किया था। लास्या ने आंखों में आंसू भरकर कहा। लास्या प्लीज़ अब रोना बंद करो, सुमित ने कहा। लास्या ने सुमित को गले लगाया और कहा, मुझे माफ़ करना बेबी, अगर मैंने तुम्हें परेशान किया हो। तुम हमेशा खुश रहो, यह चाहने वालों में मैं भी हूँ। तुम मेरा पहला प्यार हो। मुझे पता है कि तुम मुझे नहीं मिलोगे, फिर भी मैंने तुम्हें अपना सब कुछ दे दिया, लेकिन तुम्हारा प्यार मेरे जैसा नहीं था। मौनी का ख्याल रखना बेबी, उसे कभी कोई तकलीफ़ न होने देना। मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों अपने बच्चों के साथ खुश रहो। तुम्हारी यादें मेरे साथ हमेशा रहेंगी सुमित। तुम मेरे जीवन का सबसे अच्छा हिस्सा हो। और हैप्पी बर्थडे सुमित, और मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। लास्या ने सुमित के गाल पर किस किया और उसे कसकर गले लगाया। मैं मम्मी पापा के पास जा रही हूँ सुमित, मैं तुम्हें यही बताने आई थी, लास्या ने कहा। सुमित के मन में लास्या के लिए अच्छी भावनाएं थी। उसने सुमित को बताया था कि वह उससे प्यार करती है, लेकिन उसने भी नम्रता से मना कर दिया था। सुमित को उससे प्यार नहीं था, लेकिन वह उसे पसंद करता था, क्योंकि उसे पता था कि वह उससे शादी नहीं करेगा। फिर भी उसने खुद को सुमित को सौंप दिया था। लास्या ने सुमित से कई बार कहा था कि अगर वह कभी शादी नहीं करता है तो वह हमेशा उसके साथ रहेगी। सुमित को वह सब याद आ गया और उसने धीरे से लास्या को गले लगाया और उसकी पीठ थपथपाई। उसने लास्या के माथे पर चूमा और उसी समय मौनी लंच लेकर सुमित के कैबिन का दरवाज़ा धीरे से खोल रही थी। मौनी ने धीरे से दरवाज़ा खोला और आवाज़ उन्हें सुनाई नहीं दी। लास्या और सुमित को उस अवस्था में देखकर मौनी की आंखें फैल गई। वह अब वहाँ रुकना नहीं चाहती थी।
उसने जो लंच बॉक्स लाया था उसे ड्राइवर के हाथों अंदर भेज दिया और वह जाकर कार में बैठ गई। कार में बैठी मौनी के विचार कई दिशाओं में दौड़ रहे थे। मैंने उस लड़की को आंटी के घर के पास देखा था। आंटी ने इसी के बारे में मुझे बताया था कि उसी लड़की की वजह से राम जी बदल गए हैं। आंटी ने बताया था वह फिर से राम जी के पास क्यों आई है, राम जी उसके इतने करीब क्यों हैं, क्या उन्होंने मुझसे जो कुछ भी कहा वह सिर्फ बातें थी। राम जी आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। मैंने सोचा था कि आज से मैं आपके साथ अपनी ज़िंदगी शुरू करूंगी, लेकिन जो मैंने अभी देखा उससे मेरा मन बदल गया है। मैं अपनी इच्छा के विरुद्ध सिर्फ आपकी खुशी के लिए खुद को आपको नहीं सौंप सकती राम जी। उसने अपनी आंखों से बहते आंसू पोंछे और जब कार घर के पास रुकी तो वह अंदर चली गई। यहाँ सुमित के ऑफिस में सुमित ने लास्या को पीछे धकेला और कहा, देखो लास्या, तुम्हारी ज़िंदगी यहाँ ख़त्म नहीं होती, तुम भी एक नई ज़िंदगी शुरू करो, मुझे भूल जाओ। लास्या, मैं अपनी पत्नी के अलावा किसी और से प्यार नहीं करता और ना ही कर सकता हूँ। और थैंक यू इतने दिनों तक दोस्त बने रहने के लिए। अगर तुमने मुझसे कोई उम्मीद लगा रखी थी तो मुझे माफ़ करना। सुमित ने कहा, मुझे भी तुम्हारी खुशी चाहिए सुमित। अब मैं चलती हूँ, मुझे जाने में शायद एक हफ्ता लगेगा। जाने से पहले मैं आखिरी बार तुमसे मिलकर जाऊँगी, प्लीज़ एक बार मुझसे मिल लेना। लास्या ने कहा, ठीक है लास्या, सुमित ने कहा। लास्या ने हल्की मुस्कान के साथ थैंक यू सुमित, बाय कहा और वहाँ से चली गई। उसके जाने के बाद सुमित ने समय देखा और सोचा कि लंच का समय खत्म हो रहा है। मौनी ने कहा था कि वह आएगी, लेकिन अभी तक आई क्यों नहीं, क्या बात है। उसने मौनी को कॉल किया। मौनी बेडरूम में बैठी कहीं और देख रही थी। तभी सुमित का फ़ोन आया। उसका बात करने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन जब सुमित ने फिर से कॉल किया तो उसने फ़ोन उठाया और कहा, हेलो राम जी, क्या हुआ। तुमने कहा था कि तुम लंच लेकर आओगी, लेकिन अभी तक ऑफिस नहीं आई, क्या बात है। मैंने उसे ड्राइवर को देकर भेज दिया राम जी। खाना बनाते समय मुझे थोड़ी थकान महसूस हुई, इसलिए मैं नहीं आई। मौनी ने कहा, ओह ठीक है, मैं सोच रहा था कि तुम आओगी, क्या तुमने खाना खा लिया। सुमित ने पूछा, हाँ राम जी, मैंने खा लिया है। ठीक है, बाय, और उसने फ़ोन काट दिया। फ़ोन कटने के बाद मौनी सोचने लगी, क्या आप मेरे सामने नाटक कर रहे हैं राम जी, या मैं आपके करीब नहीं आ रही हूँ इसलिए आप कुछ और कर रहे हैं। मौनी अपने कमरे में थी, तभी नौकरानी आई और पूछा, मैडम आपने कुछ फूल ऑर्डर किए थे, वे आ गए हैं, क्या मैं उन्हें यहाँ लाऊं। हाँ लाओ, मौनी ने कहा। आज मैं आपके साथ अपनी शादीशुदा ज़िंदगी की एक खूबसूरत शुरुआत करना चाहती थी राम जी, लेकिन मेरा मन इसकी इजाज़त नहीं दे रहा है, मौनी ने कहा। नौकरानी द्वारा लाए गए सभी फूलों को सुमित के आने से पहले नीचे ले जाकर कूड़ेदान में फेंक दिया। उसने अपने लिए पिंक रंग की साड़ी और सुमित के लिए पिंक धोती खरीदी और कवर को देखा। उसने कवर को वापस अलमारी में रख दिया। तभी सुमित ऑफिस से घर आया। सुमित ने मौनी के पास आकर पूछा, ओए अब कैसा लग रहा है। दोपहर में थका हुआ महसूस कर रही थी, तुमने कहा था। मौनी ने कहा, अब ठीक हो राम जी। ठीक है, मैं प्रेस हो जाता हूँ। उसने तौलिया लिया और कमरे में चमेली के फूलों की खुशबू आने पर कहा, यह फूलों की खुशबू कैसी आ रही है। नहीं, यहाँ कोई फूल नहीं है, नीचे भगवान के पास रखे होंगे शायद। मौनी ने कहा, हाँ शायद, लेकिन तुम्हें उन फूलों को हमारे कमरे में लाना चाहिए, सुमित ने सोचते हुए कहा और वॉशरूम में चला गया। लोहित ऑफिस में था। वह समय से पहले घर जाने के लिए निकल रहा था। तभी उसी समय देवी भी लोहित के पास आई और उसकी जल्दीबाजी देखकर पूछा, क्या हुआ बेबी, तुम इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो, तुम्हें क्यों जानना है। अरे बता तो सकते हो ना, बताने से क्या तुम्हारा कुछ चला जाएगा। लोहित ने कहा, मैं नहीं बताऊंगा तो मैं भी तुम्हें नहीं जाने दूंगी। देवी ने दरवाज़ा बंद कर दिया और दरवाजे के सामने खड़ी हो गई ताकि लोहित दरवाज़ा न खोल सके। क्या तुम पागल हो, मुझे जल्दी जाना है। तुम हट जाओ, लोहित ने कहा। तो बताओ कहाँ जा रहे हो। छी, दत्त तेरी की, अगर मैं अब नहीं बताऊंगा तो ये छोड़ेगी नहीं। सोचते हुए लोहित ने कहा, आज मेरे भाई का बर्थडे है, हमारे घर में पार्टी है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। हे भगवान, सच में
तो फिर मेरे जेठ जी को मेरी तरफ से भी जन्मदिन की शुभकामनाएं देना। देवी ने कहा। लोहित ने कहा, ठीक है, मैं दे दूंगा, लेकिन तुम पहले हटो तो। तुम्हें इतनी जल्दी गुस्सा क्यों आ जाता है? कहते हुए देवी ने झट से लोहित के गाल पर किस किया और शर्माते हुए बाहर निकल गई। एक पल के लिए लोहित भी शर्मा गया और फिर उसने सोचा, छी, मैं भी इसके चक्कर में आ जाता हूँ। और उसने अपना सिर हिलाया और सुमित के घर के लिए ऑफिस से निकल पड़ा। सुमित फ्रेश होकर तैयार हुआ, तभी उसे नीचे से लोहित की आवाज़ सुनाई दी। भैया, भाभी, ये तो लोहित की आवाज़ लग रही है। सोचते हुए सुमित बाहर आया और देखा कि लोहित हॉल में है। हैप्पी बर्थडे भैया, लोहित ने नीचे से चिल्लाकर कहा। थैंक यू, तुम कब आए? मैं अभी ऑफिस से आ रहा हूँ भैया। मैं तुम्हें और भाभी को हमारे घर ले जाने आया हूँ। अभी वहाँ क्यों? सुमित ने पूछा। क्योंकि पापा ने तुम्हारे लिए घर पर एक बड़ी पार्टी रखी है। मम्मी पापा ने तुम्हें बिना बताए सब कुछ कर दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि तुम मना कर दोगे। क्या ये सब ज़रूरी है? सुमित ने पूछा। मुझे नहीं पता, तुम मम्मी पापा से पूछना, लेकिन पहले तुम दोनों चलो। भाभी, आप भी चलो, लोहित ने जल्दी करते हुए कहा। ठीक है, तुम चलो, मैं और तेरी भाभी अपनी कार में आते हैं। सुमित ने कहा। मैं तुम पर विश्वास नहीं करता भैया। अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो क्या होगा? इसलिए तुम दोनों के निकलने के बाद ही मैं आऊँगा। लोहित ने कहा। ठीक है, तो रुको। मौनी, क्या तुम तैयार हो जाओगी? हम चलते हैं, सुमित ने कहा। मौनी का जाने का मन नहीं था, लेकिन अगर वह मना कर देती तो उन्हें कुछ बुरा लगता, इसलिए उसने कहा, मुझे 10 मिनट लगेंगे, मैं अभी आती हूँ। और वह कमरे में चली गई। 10 मिनट बाद जब मौनी आई तो सुमित और मौनी एक कार में निकले, जबकि लोहित अपनी कार में निकला। सुमित कार चलाते हुए मौनी के चेहरे को देखकर बोला, क्या हुआ? आज सुबह तो तुम बहुत खुश दिख रही थी, फिर अचानक इतनी उदास कैसे हो गई? अगर तुम्हें कुछ असहज लग रहा है तो बताओ, हम घर वापस चले जाएंगे। अगर वहाँ पार्टी है तो तुम्हें परेशानी होगी, सुमित ने कहा। मौनी ने सुमित की तरफ देखे बिना कहा, कोई बात नहीं राम जी। सुमित मन ही मन सोच रहा था, सुबह मेरे जाने तक तो यह ठीक थी, फिर अचानक क्या हो गया? मौनी के बारे में सोचते हुए जब वे घर पहुँचे तो पार्टी की लगभग सभी तैयारियां पूरी हो चुकी थी। सुमित ने सारी तैयारियां देखकर सोचा, मेरे पिताजी ने ज़रूर कोई बड़ी योजना बनाई है, और मौनी को अंदर ले गया। लोहित भी उनके पीछे गया। मानसा जी ने सुमित को देखा और उसके पास आकर उसे गले लगाया और खुशी से कहा, हैप्पी बर्थडे बेटा। सुमित ने भी अपनी माँ को गले लगाया और कहा, थैंक यू माँ। श्रीकांत जी नौकरों को कुछ निर्देश देने में व्यस्त थे। सुमित ने पूछा, माँ, ये सब तैयारियाँ क्या है? आपने मुझसे पूछे बिना पार्टी क्यों रखी? मानसा जी ने जवाब दिया, तुम्हारी शादी के बाद हमने रिसेप्शन भी नहीं किया था सुमित। बहुत से लोगों को बिजनेस फील्ड में तुम्हारी शादी के बारे में पता भी नहीं है। अब तुम्हारा जन्मदिन भी आ गया, इसलिए तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे जन्मदिन की पार्टी और रिसेप्शन दोनों की व्यवस्था की है। हाँ सुमित, मेहमानों के आने का समय हो रहा है। मौनी, तुम दोनों जाओ और तैयार हो जाओ, श्रीकांत जी ने कहा, जो उसी समय वहाँ आए थे। हाँ मौनी, तुम्हारे और सुमित के कपड़े सुमित के कमरे में हैं, जाओ और दोनों तैयार होकर आओ, मानसा जी ने भी कहा। ओह मम्मी, भैया और भाभी के लिए नए कपड़े हैं और मेरे लिए नहीं, लोहित ने पूछा। अरे, तुम्हारे कपड़े भी तुम्हारे कमरे में रखे हैं, जाओ, मानसा जी ने कहा। ठीक है मम्मी, मैं तैयार होकर आता हूँ, लोहित ने कहा और अपने कमरे में चला गया। मौनी, तुम भी जाओ, अगर तुम्हें किसी मदद की ज़रूरत हो तो मुझे बुलाना, ठीक है? ठीक है माँ, मौनी ने कहा और सुमित की ओर देखा। चलो, सुमित ने कहा और दोनों एक साथ कमरे में चले गए। कमरे में पहुँचते ही सुमित ने मौनी को गले लगाया और कहा, अरे, तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है ना? मौनी ने सुमित के हाथों को छुड़ाया और पूछा, क्यों राम जी? अरे, इतनी दूर क्यों जा रही हो? इधर आओ, माँ ने तैयार होने के लिए कहा है, पहले तैयार हो जाइए। ठीक है, सुमित ने कहा और अपने कपड़े लेकर ड्रेसिंग रूम में चला गया। मौनी ने बिस्तर पर रखे कवर को खोला और उसमें से साड़ी निकाली। सुमित के लिए नेवी ब्लू रंग का सूट था, जबकि मौनी की साड़ी उससे मेल खाती हुई हल्के नीले रंग की डिजाइनर साड़ी थी, जिसमें जगह जगह नेवी ब्लू रंग के पत्थर लगे हुए थे।
उस साड़ी से मेल खाता हुआ हीरे का सेट और चूड़ियाँ भी तैयार थी। सुमित के आने के बाद मौनी कमरे में गई और साड़ी पहनकर आई और दर्पण के सामने बैठकर तैयार होने लगी। पहले से तैयार सुमित मौनी को तैयार होते हुए दीवार के सहारे हाथ बांधकर बिना पलक झपकाए देखता रहा। मौनी ने यह देखा, फिर भी वह अपना काम करती रही, अपने बालों को स्टाइल करते हुए, चूड़ियाँ पहनते हुए और हार पहनते हुए। सुमित उसके पीछे आया और उसने खुद मौनी के गले में हार पहना दिया। जब मौनी को लगा कि वह पूरी तरह तैयार है तो सुमित ने उसे उठाया और अपने सामने खड़ा किया और कहा, तुम बहुत सुंदर लग रही हो। अगर सुमित ने यही बातें पहले कही होती तो मौनी को अच्छा लगता, लेकिन अब वह जो कुछ भी कह रहा था मौनी को वह सुनना भी अच्छा नहीं लग रहा था और ना ही उसे पसंद आ रहा था। सुमित की बातों का कोई जवाब दिए बिना मौनी ने कहा, राम जी, क्या हम चले? अरे, तारीफ करने पर कम से कम थैंक यू तो कहो, उसने कहा और उसके बालों को उसके कान के पीछे कर दिया। थैंक यू राम जी, मौनी ने उदासीनता से कहा। क्या बात है, मैं तुमसे सब कुछ मांग रहा हूँ और तुम मुझे बता रही हो। क्या हुआ बताओ, तुम ऐसे रहोगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। सुमित ने कहा, मुझे कुछ नहीं हुआ राम जी। मौनी ने सुमित को देखते हुए कहा, तो फिर तुम ऐसी क्यों हो? आज मंदिर जाना था, इसलिए मैं सुबह जल्दी उठी थी, इसलिए थोड़ा सिर दर्द हो रहा है। मैंने गोली भी ली लेकिन यह कम नहीं हुआ, इसलिए ऐसा है राम जी, और कुछ नहीं। मौनी ने झूठ बोला। अगर इतना ज़्यादा है तो चलो अस्पताल चलते हैं, उसने कहा। अरे, सिर दर्द के लिए अस्पताल क्यों जाए? कोई बात नहीं, मैं नीचे जाकर कॉफ़ी पी लूँगी, ठीक हो जाएगा, मौनी ने कहा। क्या तुम सच में ठीक हो? सुमित ने फिर पूछा। मौनी ने कहा। चलो, सुमित ने कहा और मौनी के कंधे पर हाथ रखकर उसे नीचे ले गया। उन दोनों को एक साथ देखकर सभी ने सोचा कि वे कितने प्यारे लग रहे हैं। लोहित अपने भाई और भाभी को फ़ोन में कैद करने में व्यस्त था। हम दोनों तैयार हैं माँ, सुमित ने कहा। वाह, तुम दोनों बहुत अच्छे लग रहे हो, तुम पर किसी की बुरी नज़र न लगे। मानसा जी ने अपने बेटे और बहू की नज़र उतारी, तभी लगभग सभी मेहमान आ गए। सुमित, दुल्हन को लाओ, श्रीकांत जी ने कहा और मानसा जी के साथ पार्टी के स्थान पर चले गए। पार्टी में आए सभी लोगों का अभिवादन करने के बाद श्रीकांत जी मंच पर गए और माइक लिया। इस पार्टी में आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आज सुमित इंडस्ट्रीज़ के सीईओ मेरे बड़े बेटे सुमित का बर्थडे है, इसलिए हमने इस पार्टी का आयोजन किया है और इस पार्टी में आप सभी को बुलाने का एक और कारण भी है, श्रीकांत जी ने कहा। क्या सभी मेहमान उनकी ओर देखने लगे। सुमित की हाल ही में शादी हुई है, जो बहुत से लोगों को नहीं पता। सुमित ने बहुत सादगी से शादी की, इसलिए आज मैं अपने बेटे और बहू को आप सभी से परिचित कराना चाहता हूँ, इसलिए हमने इस पार्टी का आयोजन किया है। यह सिर्फ एक रिसेप्शन की तरह है, उन्होंने कहा। इससे सभी ने तालियां बजाई। ये रही हमारे घर की बहू, सुमित की पत्नी मौनीमा, श्रीकांत जी ने मंच पर आ रहे जोड़े को दिखाते हुए कहा। उन रोशनी में हमेशा की तरह सुंदर दिखने वाले हमारे सुमित और मौनी और भी सुंदर दिख रहे थे। सुमित मौनी को लेकर मंच पर आया और सभी को हेलो कहा। सुमित ने धीरे से मुस्कुराकर सभी को नमस्कार किया। मैंने आप सभी को उनसे मिलवाने के लिए बुलाया है, अब आप सभी पार्टी का आनंद ले, श्रीकांत जी ने कहा और मंच से नीचे उतर गए। इसके बाद सभी मेहमानों ने सुमित को जन्मदिन की बधाई दी और शादी के लिए बधाई दी और चले गए। सुमित सभी को मुस्कुराते हुए थैंक यू कह रहा था। मीडिया भी सब कुछ कवर कर रहा था। जब किसी व्यवसायी के घर में कोई समारोह होता है तो मीडिया वाले निश्चित रूप से कवर करने के लिए आते हैं। लगभग 1 घंटे तक सभी मेहमानों ने उनसे बात की। सुमित ने मौनी को देखा और महसूस किया कि वह असहज है। बहुत देर हो गई है, क्या तुम जाकर बैठना चाहती हो, उसने पूछा। जैसे ही सुमित ने पूछा, मौनी ने कहा, हाँ मैं जाऊंगी, ठीक है चलो। सुमित उसे नीचे ले गया और उसे एक टेबल पर बैठाया और उसके हाथ में जूस का गिलास दिया। मौनी, तुम इसे पीती रहो, अगर तुम्हें भूख लगे तो खाना खा लेना, मेरे दोस्त वहाँ हैं, मैं उनसे बात करके आता हूँ, मौनी ने कहा। ठीक है,
तो सुमित ओके कहकर अपने दोस्तों के पास चला गया। श्रीकांत जी और मानसा जी आने वाले लोगों से बात कर रहे थे। लोहित भी अपने दोस्तों के साथ व्यस्त था। मौनी अकेली टेबल पर बैठी जूस पी रही थी और चारों ओर देख रही थी। उसके लिए यह सब नया था। पीने वाले पीते हुए और खुशी से बातें करते हुए खुश थे। खाना खाने वाले खाना खा रहे थे। सभी लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे। मौनी ने एक बार सुमित को भी देखा। सुमित अपने दोस्तों से बात कर रहा था, हंस रहा था और उसके हाथ में भी ड्रिंक का गिलास था। मौनी समझ गई कि सुमित भी पी रहा था। वह चारों ओर देखते हुए धीरे धीरे अपने जूस की सिप ले रही थी। तभी अचानक उसके सामने की कुर्सी पर कोई बैठा तो मौनी यह देखने के लिए मुड़ी कि वह कौन है। वह काले रंग की हुड्डी में था। उसने अपने सिर पर टोपी भी पहन रखी थी। मौनी ने अपना जूस का गिलास बगल में रखा और अपनी आंखें सिकोड़कर उसे देखने लगी। उसने अपनी काली धूप का चश्मा उतारा और मुस्कुराते हुए मौनी को देखा और कहा, हाय मौनी, तुम यहाँ क्यों आए हो? मौनी ने गुस्से से पूछा, क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं क्यों आया हूँ मौनी? सिर्फ तुम्हारे लिए। विशाल ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम यहाँ से चुपचाप नहीं गए तो मैं सबको बता दूंगी। मौनी ने विशाल को धमकी दी। हाँ, मैं जा रहा हूँ मौनी, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? विशाल ने कहा और टेबल पर रखे ड्रिंक के गिलास को उठाया और एक घूंट पीते हुए कहा, क्या बात है मौनी, तुम्हारा पति वहाँ है और तुम यहाँ अकेली बैठी हो। क्या उसने तुम्हें छोड़ दिया? विशाल हंस रहा था। मौनी बोली, तुम बहुत ज़्यादा बोल रहे हो। अरे मैं तो बस बोल रहा हूँ मौनी, तुमने मेरे सामने अपने पति को श्री रामचंद्र की तरह बहुत बड़ा पतिव्रता दिखाया था। तो क्या हुआ, आज ऑफिस में जो हुआ तुमने अपनी आंखों से देखा है ना? विशाल ने कहा। मौनी मन ही मन सोच रही है, इसे कैसे पता चला, लेकिन उसने बाहर कुछ नहीं कहा। क्या हुआ मौनी, कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? बताओ अपने पति के बारे में। घर में तुम्हें रखकर ऑफिस में किसी और के साथ रोमांस कर रहा है ना? तुमने उसकी रोमांस लीला अपनी आंखों से देखी है ना? विशाल हंस रहा था। इससे मौनी बिना कुछ बोले विशाल को देखती रही। मैंने कहा था, तुमने विश्वास नहीं किया मौनी। वह तुम्हें घर में रखकर हर दिन किसी और के साथ घूमता है, तुमसे शादी की है, इसलिए तुमसे कहा कि उसने सब छोड़ दिया है, लेकिन वह अपना असली रंग नहीं भूला है। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आ रही है और इस कहानी के आगे के पार्ट्स भी देखने हैं तो प्लीज़ ढेर सारे कमेंट्स करके बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।